उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात तेजी से बिछ रही है। सत्ता की हैट्रिक के लिए बीजेपी मैदान में है तो विपक्ष अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, विपक्ष को घेर रहे हैं। यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी से सीधी टक्कर की बात कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी खेमे की तस्वीर फिलहाल एकजुट नजर नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के नेतृत्व को अहम बताया और अखिलेश यादव को उनका सहयोगी बताया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूपी में विपक्ष की कमान किसके हाथ होगी। दूसरी तरफ मायावती ने साफ कर दिया है कि बीएसपी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी 2027 की लड़ाई में एक तरफ बीजेपी का संगठन और सत्ता का चेहरा है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के बीच नेतृत्व और गठबंधन को लेकर तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे बहस। हमारे साथ खास मेहमान भी पैनल में जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी एसपी की सीधी टक्कर के बीच कांग्रेस कहां खड़ी है, यूपी में जेनजी वोटर किसके साथ जाएगा। तो इन सभी सवालों के साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़ रहे हैं, आरएलडी से अनिल दुबे हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से उमाशंकर पांडे बातचीत में जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट समीर जौगांवकर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत यहाँ पर सीधे अनुराग जी आपके साथ कर रही हूँ। अखिलेश जी ने कहा मुकाबला तो बीजेपी और सपा के बीच है, लेकिन अभी हमने आपको इमरान मसूद साहब का स्टेटमेंट सुनाया। वो तो कह रहे हैं चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में है, सपा है सहयोगी। कंफ्यूजन कहाँ है सर? कंफ्यूजन तो आपके चैनल में है या आपकी सोच में है। अगर आप उसी के साथ कांग्रेस के प्रभारी का ही बयान चला देते तो शायद आपके समझ में आ जाता। कांग्रेस के प्रभारी जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने क्या कहा था, बताइए। अखिलेश यादव जी हमारे चेहरा हैं, उसको भी चला देते, बट उसको नहीं चलाएंगे क्योंकि वो सूट नहीं करेगा ना। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से एक साथ है और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। सवाल इंडिया गठबंधन का नहीं है, सवाल जनता का है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को जनता का हिसाब देना है कि आपने जो वादे किए थे उत्तर प्रदेश के अंदर में वो क्या हुआ। आज छात्र परेशान क्यों है, युवा परेशान क्यों है, महिलाएं परेशान क्यों हैं और चढ़ावा चोरी प्रभु राम के यहाँ कैसे हो गया, इस पे जवाब देना पड़ेगा ना। जब प्रभु राम का घर सुरक्षित नहीं होगा तो हमारे आपका घर कैसे सुरक्षित होगा। आप समझ सकते, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को यही बताना पड़ेगा कि भाई 10 साल हो गए, 10 साल में आपने एक्सप्रेस वे बनाए तो एक्सप्रेस वे बनाने के बाद ही उसमें गड्ढे हो जाते हैं, फिर दोबारा बनाना पड़ता है। जो दोबारा जो एक्सप्रेस वे बनाना पड़ता है इसमें गड्ढे हो जाते हैं, उसके पैसे कहां से आप वसूल करेंगे ये भी बताइए। ठीक है अनुराग जी, डिबेट तो अभी लंबी चलेगी, डिबेट अभी लंबी चलेगी, ये सारे मुद्दे भी आगे आएंगे। लेकिन मुझे लगता है शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, राजेंद्र पाल गौतम साहब ने क्या कहा, उनकी भी बात नहीं सुनी आपने। लेकिन खैर मैं तो उस कंफ्यूजन की तरफ आपका ध्यान दिला रही थी। सुन तो लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए, इतना तिलमिला काहे रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अरे जो कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा है, हम तो अभी इसी डिबेट में दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगे सर, चिंता मत करिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं यहाँ पर, उमाशंकर पांडे जी। अनुराग जी तो बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि भाई ये तो मीडिया की खबरें हैं, हमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे ये बताइए, अखिलेश जी जब साफ स्पष्ट ये कह देते हैं कि मुकाबला तो बीजेपी के और सपा के बीच में है, तो कांग्रेस कहां खड़ी है सर? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं सीन में। फिर मंजूर है आपको अखिलेश जी का ये बयान? मीनाक्षी जी देखिए, बयानों को जब आप शब्दशः पकड़कर उससे अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ना चाहेंगी तो आप अर्थ नहीं निकाल रही होती, आप अनर्थ करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अनुराग जी ने कहा, हमारे प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी ने स्पष्ट कहा था, शब्दशः कहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का चेहरा है। इसमें न कांग्रेस पार्टी को कोई कंफ्यूजन है, न समाजवादी पार्टी को कंफ्यूजन है। 403 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से अपना संगठन सृजन कर रही है, संगठन निर्माण कर रही है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी भी यही काम कर रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम समाजवादी पार्टी। सर मुझे ये बताइए, अगर मुकाबला यूपी में एसपी और बीजेपी के बीच है, उमाशंकर पांडे जी मुझे ये बताइए, देखिए सर आदर्शवादी बातें अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन जमीनी हकीकत पर भी बात कर लेते हैं। अगर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में है, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी आई, कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई।
अगर मुख्य मुकाबला अखिलेश जी के कहे मुताबिक समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, मुझे यह बताइए, देश की सबसे पुरानी पार्टी की स्वतंत्र पहचान उत्तर प्रदेश में क्या है आज की तारीख में? मुझे ये बताइए आप। ये मीनाक्षी जी, आप चिंता मत करें, हम लोगों को बाकायदे एक दूसरे की चिंता है। हम 6 सीटें जीते, 17 पे लड़े थे, बाकी पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी। कुछ हम हारे, कुछ वो हारे, लेकिन भाजपा को हराने का काम हमने पूरी ताकत से किया। और फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा बेचैन है, परेशान है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह जी, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे तो भाजपा का तो पार्टी फेल होने वाला है 27 में। एसएन सिंह साहब, अब तो आपने सुन लिया होगा अनुराग जी क्या कह रहे हैं, उमाशंकर पांडे जी क्या कह रहे हैं। हमारी चिंता मत करिए, भाजपा अपनी चिंता करे, और हम जब साथ में मैदान में उतरेंगे तो परेशानी तो बीजेपी के लिए है। नहीं, हम चिंता क्यों करें? हमारे लिए तो अखिलेश यादव जी खुद बताएं कि आप भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। वो 24/7 वो चुनाव के लिए तैयार रहती है, कार्यकर्ता गढ़ती है, कार्यक्रम चलाती है। तो मुझे लगता है कि नेता, नीति, नियति और कार्यकर्ता और कार्यक्रम जो 4 स्तंभ होते हैं उनको मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है। हाँ, लेकिन ये लोग जो कह रहे थे ना, तो पहले भी देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में कहीं पे थे, कहीं पे नहीं थे। विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में कहेंगे कि हम नहीं रहेंगे, दिल्ली में कहेंगे हम नहीं रहेंगे, पंजाब में कहेंगे हम नहीं रहेंगे। तो जहां जहां पे भी जो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होती है, वो समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पे मजबूत होगी। नहीं, तो आपके लिए बड़ी चुनौती क्या है? अखिलेश यादव है या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का वोटों का ट्रांसफर है? आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या है? मीनाक्षी जी, हमारे सामने तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी है, क्या होगा? सार्थक और सुंदर परिणाम। नहीं, तो वही तो कह रहे हैं ना, वो 2024 में आप लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था यूपी से, वो नंबर तो नहीं आया आपको। आप देखिए 2024 में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इतने लंबे समय तक अगर सरकार बनती है तो विश्वास, विकास और प्रयास के नाते ही बनती है। नहीं तो कई लोग तो उत्तर प्रदेश में ही 37 साल ऐसा होता रहा जिसकी सरकार थी, वो 5 साल पूरा करने के बाद सर के बल गिर जाती थी, पैर ऊपर हो जाता। ठीक है समीर जी, मैं समीर जी को चर्चा में लाऊंगी। समीर चौगांवकर जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जब हम देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से राजनीति के जो मैसेज निकल रहे हैं वो देश की राजनीति को भी इस वक्त प्रभावित कर रहे हैं। चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, शंकराचार्य जी का मुद्दा हो, उसके बाद कई और इश्यूज वहां से निकल कर आए। लेकिन अखिलेश यादव, उनकी राजनीति में एक अलग अंदाज इस वक्त दिखाई दे रहा है। उनके सेट किए हुए नैरेटिव पर, मैं बार बार अक्सर डिबेट में ये पॉइंट कोट करती हूँ कि उनके सेट किए हुए नैरेटिव पर बीजेपी को भी उतरना पड़ रहा है। लेकिन आज उनका ये कह देना कि मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में है, ये कितनी बड़ी टेंशन कांग्रेस के लिए होना चाहिए, मुझे ये बताइए। देखिए मीनाक्षी जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बेस मुकाबला है। कांग्रेस वहां कहीं नहीं टिकती। अगर कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती है तो वो अखिलेश यादव के समर्थन के कारण जीती है। अखिलेश यादव बहुत बड़ी पार्टी जैसे बंगाल, लेकिन गठबंधन किस तरीके से चल रहा है, कुछ दिन पहले इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ जिस तरीके से का विवाद सार्वजनिक रूप से हुआ था, ये बता रहा है कि इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से। राहुल गांधी जिस तरीके से छात्रों के मुद्दे को लेकर, जंतर मंतर के मामले को लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के घर का घेराव करने गए, तो अखिलेश यादव को भी जाना पड़ा उस बात को लेकर। लोकसभा में राहुल गांधी ने छात्रों का मुद्दा उठाया तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो राम मंदिर चढ़ावा का मुद्दा भी हमें उठाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जिस तरीके से लीड ले रहे हैं तमाम विषयों को लेकर, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर अल्पसंख्यक वोटर्स को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का खुलेआम विरोध किया 15 अगस्त के दिन, तो ये उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी संदेश दिया कि अखिलेश यादव से बड़ा मुस्लिम तुष्टिकरण की रणनीति मुसलमानों के रहनुमा हमें। तो अखिलेश यादव का डर जरूर होगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अखिलेश यादव से बड़ा बनने की कोशिश या सीटों में बड़ा हिस्सा मांगने की कोशिश करेगी। तो उन्होंने, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश की है कि भाई चुनाव लड़ाई तो हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, आप कहीं में नहीं हो, आपको हम जितने सीटें देंगे उस पर आप चुनाव लड़ लेना। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने। उमाशंकर जी, हाँ अनुराग जी आ रही हूँ आपके पास। उमाशंकर जी, अब देखिए जो यही बात है ना, फिर जब अखिलेश जी ने खुलकर कह दिया कि मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में है, तो कल को सीट शेयरिंग भी होगी, किस आधार पर होगी? यहाँ पर तो एक स्तर का मानसिक दबाव ऑलरेडी कांग्रेस के ऊपर बना दिया है अखिलेश यादव ने अपने इस बयान से। फ्रंट फुट पर कर रहे हैं अखिलेश यादव बैटिंग इस वक्त।
मीनाक्षी जी, देखिए, मैंने आपसे कहा किसी चीज का शब्दशः सारांश और निष्कर्ष नहीं निकाला जाए। अब वो अखिलेश यादव जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो संदर्भ आपने देखा होगा। रही बात ये कि कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा हम 403 सीटों पर पूरी ताकत से लड़े और सपा भी वही कर रही है। सीट शेयरिंग का फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमारे शीर्ष नेतृत्व तो बैठेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर के बाद हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे और तब एक फार्मूला तय होगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ये गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बैठ के आपस में तय करेंगे। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के बीच जो आपसी केमिस्ट्री है, जो आपसी समझ है, वो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा रही है। क्योंकि कितनी भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव गढ़ने की कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चलिए, आप दोनों ही लोग, अनुराग भदौरिया भी और उमाशंकर पांडे जी भी, आप दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन की आप चिंता ना करें, हम अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर लेंगे। लेकिन अनुराग जी, मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी को हटाने के कॉमन उद्देश्य से सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सपा वर्सेस बीजेपी कहना कांग्रेस के वोटर और कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह मैसेज देता है कि कांग्रेस की भूमिका हाशिए पर है उत्तर प्रदेश में, गठबंधन में? तो क्या मैसेज जाएगा कांग्रेस के वोटर को? सपा के कार्यकर्ता को क्या मैसेज जाएगा, बताइए मुझे। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, आप एक धैर्य से सुनिए, बेचैन मत होइएगा, बस सुनते रहिएगा। बस समय का ध्यान रखिएगा। मैं समय का पूरा ध्यान रखता हूँ, बस आप शब्दों का ध्यान रखिए। मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि हमारा, आपने पूछा आपके सामने चुनौती कौन सी है। उनके सामने चुनौती बीजेपी के सामने जनता की है, और जनता की चुनौती से परेशान है। तो हमारे गठबंधन में खोजते हैं, अरे भैया अपना देखो, निषाद पार्टी मांग रही 72 सीटें, क्या बोलोगे? रोज हुंकार भरते हैं, राजभर जी रोज हुंकार भरते हैं, उनको कितना देने वाले? क्या मैसेज जनता में जा रहा है कि एनडीए गठबंधन साथी नहीं है? संजय निषाद अलग बात कर रहे हैं, राजभर अलग बात कर रहे हैं, अपना दल अलग बात कर रहा है, उधर पासवान जी की पार्टी अलग आ गई है 20 सीटें मांगने के लिए, रोज मीटिंग कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो बीजेपी तो आपस में लड़ी मरी जा रही है, उनको यही नहीं पता किसको कितनी सीट देने है। फिर आरएलडी अपनी सीटें मांगेगी, बोलेगा मैं भी 70 सीटें, तो आरएलडी को 70 देनी पड़ेंगी, पासवान जी को 25 सीटें देनी पड़ेंगी, 72 सीटें मांग रहे हैं निषाद जी। फिर अपना दल मांगेगा 30 सीटें हमें दे दो, फिर राजभर जी मांगेंगे कि हमको भी दे दो 45-50 सीटें। इनके पास बचेगा क्या? इनके पास सीट ही नहीं बची है, इससे परेशान है, तो हमारी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे भैया अपना देखो, हमारा तो इंटेक है, हम तो मिलके लड़ेंगे, अभी हम 2024 में। लेकिन अनुराग जी, आप शायद ये भूल गए, अनुराग जी आज शायद भूल गए कि आज तो डिस्कशन, आज तो डिबेट जो है वो अखिलेश जी के स्टेटमेंट पर हो रही है कि मुख्य मुकाबला सपा और बसपा के बीच में है। बीजेपी के अंदरूनी टूट पड़ी हुई, अखिलेश जी ने आज हेडलाइन दी है, इसलिए उस पर डिबेट हो रही है। लेकिन ठीक है, अनिल दुबे जी से इस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं। अनिल दुबे जी, मुझे अनुराग जी प्लीज, अनिल दुबे जी भी एक बार भी नहीं बोले। अनिल दुबे जी, सब कुछ ठीक है गठबंधन के भीतर, संजय निषाद अलग हुंकार भर रहे हैं, क्या आप आरक्षण की मांग जो निषाद समुदाय के लिए हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको पूरा करिए, नहीं तो गठबंधन छोड़ देंगे। तो जो गठबंधन के बाकी पार्टनर्स हैं एनडीए में, उनके बीच में भी तो मसले हैं। अनिल दुबे जी, देखिए मीनाक्षी जी, हमारे और उनके बीच में कहीं कोई मसला नहीं है। हम लोगों के बीच में जो समन्वय है वो बहुत अच्छा है, और हम लोग जनता के बीच में, हमारी सभाएं, हमारी रैलियां शुरू हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बस आज बहुत मीठी मीठी बातें जो है पूरे डिबेट में, डिस्कशन में सारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, लेकिन आप ही लोगों के सभी नेता जो सार्वजनिक मंच पर बयान दे रहे हैं उस पर टिप्पणी किसी को नहीं करनी। मंच पर बयान दे रहे हैं सर। संजय निषाद यही स्टूडियो में मेरे साथ आकर बैठे थे और उन्होंने कहा था मंत्री पद छोड़ने से भी कोई अफसोस नहीं है। आप कह रहे हैं सब ठीक ठाक है हमारे बीच? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई विवाद नहीं है। 403 सीटों पर मीनाक्षी जी तैयारी चल रही है। हमारा गठबंधन 403 सीटों पर लड़ेगा, और जो हम लोगों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर के हमारा उनका नेतृत्व बैठ करके तय कर लेगा। आज जो बयान आया है जिस पर आपने चर्चा की है, आपने कि ये कि आरक्षण को खतरा है, और हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, और सीधी लड़ाई वो बता रहे हैं, वो तो अपने सहयोगियों को नकार रहे हैं। उनके सहयोगियों का अस्तित्व कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल से है, पूरे तरीके से राष्ट्रीय लोकदल वहाँ पर जनमानस के बीच में फैला हुआ है। जो सभाओं में भीड़ जुट रही है, उसके बाद भी इस तरह की बात को कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई कहीं पर जो है क्षेत्रीय दलों से है, कहीं भारतीय जनता पार्टी से है। तो इस तरह की वो बात कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं वो तो एक प्रकार से अपने सहयोगी दल जो कांग्रेस है या अन्य जो उनके सहयोगी उनको उनका अस्तित्व नकार रहे हैं। अनुराग जी, आरक्षण की बात वो कर रहे हैं। आरक्षण तो इस देश में जब तक राष्ट्रीय लोकदल है, हम लोग साथ में है, कभी आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। ठीक है अनुराग भदौरिया। देखिए अब सवाल उठता है, देखिए जैसे आपने उनके सीटों का पूछ लिया तो मीठी मीठी बातें करने लगे, और हमारे लिए हमारे यहाँ आज वो भी उतनी मीठी बातें कर रहे हैं जितनी मीठी बातें आप कर रहे हैं सर। नहीं हम नहीं पर ठीक है, हम लोग डिबेट में थोड़ा हार्मोनियस माहौल बने रहना चाहिए। नहीं हमेशा लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं जहाँ समाजवादी और भदौरिया जी रहेंगे वहाँ माहौल अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं रहता। हम तो मिलजुल के चलने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं सब एक साथ रहे, नफरत की राजनीति समाज के अंदर नहीं हो कभी भी किसी प्रकार की नफरत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो बंद हो, जैसा कि अब बंद हो गई है। अब ये परेशान है, अब इनका एजेंडा खत्म हो गया। छात्र रोड पे आ गया, अब जेएनजी रोड पे, जेन अल्फा रोड पे, अभी बौखलाए परेशान है। अब रोजगार लेकिन आज जेनजी के लिए और जेन अल्फा के लिए अनुराग जी, योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया है सुना तो होगा आपने भी, 6 महीने में 1 लाख नौकरी का ऐलान है। हर हफ्ते नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, युवाओं के लिए एकीकृत युवा नीति होगी। तो लग रहा है कि सरकार थोड़ा ठीक काम कर रही है, नहीं लग रहा है? आपका क्या है इस पे? आपकी राय क्या है? अब सरकार बची का, अब तो चुनावी रोजगार दे रहे हैं वो। अभी 10 साल से देना था ना, 10 साल से अगर 6 महीने में रोजगार दे रहे होते अब तक कितना रोजगार मिल जाता है। स्कूल में जेन अल्फा को रोड पे आना पड़ता है कि हमारे यहाँ पानी बढ़ जाता है, हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, हम अगर रास्ता नहीं है तो जाने मेरा पैर टूट जाता है, मिड डे मील खराब मिल रहा है, टीचर आते नहीं है और हमारा स्कूल तालाब बन जाता है। जेन अल्फा को बोलने की जरूरत पड़ती क्या? जेएनजी को रोड पे आने की जरूरत पड़ती है क्या कि हमारा पेपर लीक हो रहा है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ये आंदोलन तो पूरे देश ने देखा, लेकिन उसके बाद अब अगर सरकार ने कदम उठा लिए हैं तो विपक्ष होने के नाते आपको इससे संतुष्टि है या नहीं? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, सरकार के कदम कहते हैं ना आते आते बहुत देर कर दी। अच्छा, आपको लगता है 6 महीने में 1 लाख नौकरियां नहीं दे पाएंगे? अरे भैया, जो आदमी 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने की बात थी, आप भूल गई क्या? बुलेट ट्रेन चलाने की बात, एसएन सिंह जी, चुनावी नौकरियां, चुनावी वादे रास नहीं आते, भरोसा नहीं है। एसएन सिंह साहब, नहीं सुनिए, ठीक है, भाजपा प्रवक्ता इसका जवाब दे दे। पानी भर गया, घरों में पानी भर सिंह साहब बोलिए। जानते ही नहीं है। देखिए, विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी कह, और आज भी मैं कह रहा हूँ, भदौरिया जी को नहीं याद रहता है तो काफी पे लेकर लिख लेना चाहिए भाई। 9 वर्ष में 9 लाख नौकरी में विधानसभा में कहते हैं, पुलिस में 2,19,000 भर्ती, निवास 666 शिक्षा में, यूपीएससी में 48,000 और 46,000, आयुष में 202, व्यवसायिक शिक्षा में, पुलिस में पूरा 60,000। 9 लाख प्रत्यक्ष भर्ती और रैपिड रेल के माध्यम से, डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से, उनकी फैक्ट्री के माध्यम से, गोरखपुर खाद के कारखाना के माध्यम से हजारों लाखों नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने कार्य की। लेकिन आज चर्चा हो रहा था भाई किसने गले लगाया, किसने मित्रों को सर पे बैठाने का कार्य किया। 2014-19 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो भी अपनी सहयोगियों को सर आंखों के पे बैठा के चलती है। लेकिन अभी पूछिए ना, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में कहाँ थे लोग? दिल्ली के चुनाव में कहाँ थे? वो औकात देख रहा था, कोई किसी की हैसियत देख रहा था। आप कह रहे कि हम घबराए हुए। सिंह साहब, लेकिन देखिए, अब चुनावी बयानों पर नहीं जाते, क्योंकि चुनावी रैलियों के बयानों पर बात करेंगे तो मुझे अलग से डिबेट डिस्कशन उस पर होस्ट करना पड़ जाएगा कि किस नेता ने मंच से क्या बयान दिया। नहीं, फिर उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट्स आएंगे सर, फिर उस पर जाऊंगी तो वो तो बहुत अलग मसला हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि चुनाव में अब कितना समय रह गया है? एसएन सिंह साहब, कितना समय रह गया है? अब अगर 6 महीने में 1 लाख नौकरियों का वादा और हर हफ्ते नियुक्ति पत्र बांटने की आप बात कर रहे हैं, तो अपोजिशन यही तो कह रहा है ना, इलेक्शन से जस्ट पहले आपको याद आ रही है कि जेनजी को और जेन अल्फा को साधना है, क्योंकि वोटर तो यही होंगे, वोट देने वाले यही होंगे। इलेक्शन के समय जो काम करता है उसको इलेक्शन याद आता है। हमने आपको 9 लाख प्रत्यक्ष नौकरी और 20 लाख अप्रत्यक्ष नौकरी गिनाने का कार्य किया। हम जब मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर का बड़ा बनाए नोएडा को, हमने जब गोरखपुर में वरुण बेवरेज को ले आया, हमने जब बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर ले आया तो कोई चुनाव नहीं था। हमने सोनपुर, मिर्जापुर, चंदौली सभी